बीच इस तहरीक को और पुरजोश बनाने और इसकी सरपरस्ती करने तशरीफ लाई हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो इस काले कानून के खिलाफ अपना नुक्ता नज़र पेश करें और मैं एक शेर उनके एजाज़ में पढ़ना चाहूँगी। खुद ही को कर इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर अस्मा ज़हरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत खुशी हो रही है मुंबई में आज इस इजलास में रात में इतनी देर तक बहनें बैठी हैं एक मकसद के लिए, एक प्रोग्राम में जमा हुई हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। खुले मैदान में इतनी सर्दी भी है, लेकिन आपकी हमारी सबकी एक ही आवाज़ है। एक काला कानून ऐवान में बना है और इस काले कानून में जो चीज़ें शामिल हैं वो हमारे संविधान, हमारे दस्तूर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स है, सेकुलरिज्म, मसावत, बराबरी, जस्टिस, इक्वालिटी, उसके खिलाफ है। और इस काले कानून की मुखालिफत में ख़वातीन की इस बड़ी तादाद का यहाँ पर इस मैदान में जमा होना, ये इस बात की अलामत है कि अगर ऐवानों में क़वानीन बनाए जाएंगे तो आप ये मत समझिएगा कि हम खामोश बैठे रहेंगे। मेरी प्यारी बहनों, हम बहुत खामोश बैठे रहे। 6 साल से तलाक के नाम पर कहा गया कि बेचारी मुसलमान औरत बुरखे में है, कैद है, मजलूम है, मुसीबत में है, उसको आज़ाद कराने की ज़रूरत है। और जब तलाक के खिलाफ इसी शहर मुंबई के आज़ाद मैदान में हज़ारों ख़वातीन ने पुरअमन तौर पर एहतजाज किया और ये बात कही कि हमारी शरीयत हमको प्यारी है, इसमें कोई मदाखलत ना करे, तो ये एक अजीम इनकलाब बर्पा हुआ। ये सब आप बहनों की आवाज़ थी, ये मुंबई की वो ख़वातीन की आवाज़ थी जो घरों में रहती हैं, अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, लेकिन उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि हमको बाहर निकलना है और अपनी आवाज़ बुलंद करना है। मेरी प्यारी बहनों, उस वक़्त शरीयत का मसला था, आज शहरियत का मसला है। उस वक़्त हमारे मजहबी बुनियादी हुकूक पर हमला किया गया था, आज हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेन बुनियाद है सेक्युलरिज्म, उस पर हमला किया गया। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो ये मुल्क का जो दस्तूर बना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान हमको दिया, इस संविधान की जो बुनियादी चीज़ें हैं उसमें मसावत है, बराबरी है, यानी कि इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को बराबर का हक है और सबके लिए वही कानून है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, और यही सेकुलरिज्म की बुनियाद है। बहुत ही अफसोस की बात है कि दोनों ऐवानों में जल्दबाजी के साथ काला कानून जिसका नाम CAA है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अक्सरियत के जरिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिया। और उससे भी ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जरा भी नहीं सोचा, जिन्होंने शपथ ली इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की, उसकी हिफाजत करने की, ये हमारे पूरे देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया। और फिर जिद में आकर आप देखते हैं कि इसका GO भी 10 जनवरी को जारी कर दिया गया और अब ये कहा जा रहा है हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम पत्थर की तरह अपनी बात पर जमे रहेंगे। ये अहंकार, ये गुरूर, ये तानाशाही, ये हमारे मुल्क में इस तरह का मिजाज क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा?
میری پیاری بہنوں، ہمارا جو ملک ہے، ہمارا جو دیش ہے، یہ دیش ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں پر لوکتنتر ہے، جن تنتر ہے، یہاں پر سر گنے جاتے ہیں، تعداد کس کی زیادہ ہو اس حساب سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں ڈیموکریسی ہے، لیکن اس ڈیموکریسی کا گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ تو آپ کو یہ اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کیا کیا چیزیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہماری آواز کو دبایا جا رہا ہے، ہمارے ڈیموکریٹک رائٹس کو ختم کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو دستور آپ کو، ہم کو، سب کو ادھیکار دیتا ہے، رائٹس دیتا ہے، آج اسی دستور اور اسی کانسٹیٹیوشن پر حملہ ہو چکا۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ خاموش نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم خاموش بیٹھے جب آرٹیکل 370 کو پاس کر دیا گیا، ہم خاموش بیٹھے لنچنگز کے ذریعے کئی مسلمانوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، ہم صبر کرتے رہے۔ بابری مسجد کا فیصلہ آیا، ہم نے صبر کیا، کیونکہ ہمارے دل میں یہ بات تھی کہ ہم اپنے ملک میں بھائی چارگی کو قائم رکھیں گے، کوئی بھی ہندو مسلم اختلاف ہرگز ہونے نہیں دیں گے۔ اس بات پہ آپ نے، ہم نے، سب نے اتفاق کیا، ہم خاموش رہے۔ لیکن اب یہاں پر بات ڈائریکٹ ہمارے سموِدھان پر آئی ہے، دستور پہ آئی ہے، وہ دستور جو آپ کو، ہم کو، سب کو رائٹس دیتا ہے۔ آج اس دستور کے بنیادوں کو ختم کیا گیا ہے۔ کیا اب ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ آج کا یہ جمع ہونا سموِدھان بچاؤ آندولن ہے، سموِدھان سرکشا آندولن ہے، یا دستور بچاؤ موومنٹ ہے، یا سیو کانسٹیٹیوشن موومنٹ ہے۔ میں آپ سب بہنوں کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں، ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہمارا سب کا یہی نعرہ ہے، ہم اپنے دستور کو بچائیں گے۔ کیا آپ اس سب سے اتفاق کرتے ہیں تو ہاتھ اٹھائیے۔ ہم اپنے دستور کو بچائیں گے، سی اے اے نہیں چاہیے، این آر سی واپس لو، سی اے اے واپس لو، این پی آر واپس لو، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، تانا شاہی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، تانا شاہی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، تانا شاہی نہیں چلے گی۔ ناری شکتی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ناری شکتی زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میری پیاری بہنوں، یہ سموِدھان کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ لڑائی اب شروع ہو چکی ہے۔ اس میں ہمارے دلت بھائی بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، ہمارے سکھ بھائی اور بہنیں بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، اس میں آدیواسی بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ یہ سارے ہندوستانیوں کا مسئلہ ہے۔ آپ کے ہمارے سامنے ایک مثال ہے اسام کی، جہاں پر صرف 3 کروڑ لوگوں کو این آر سی 6 سال تک جب لگایا گیا تو پہلی لسٹ میں 40 لاکھ لوگوں کو باہر کر دیا گیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، 40 لاکھ لوگ اپنی شہریت سے باہر ہو گئے۔ ان کی ذہنیت پر کتنا بار پڑا ہوگا، وہ کتنے ٹینشن میں رہے ہوں گے کہ جب دوبارہ این آر سی کی لسٹ آنے والی تھی، آپ لوگوں نے خبریں پڑھی ہوں گی کہ ایک خاتون نے تو ہیبت کے مارے باڈی میں چھلانگ ماری، وہ ڈر گئی کہ اگر دوبارہ میرا نام نہیں آیا تو میں ڈیٹینشن سینٹر میں چلی جاؤں۔ دیکھیے آپ، 3 کروڑ لوگوں پر جب این آر سی کی گئی تو سیکنڈ لسٹ میں 19 لاکھ لوگ چھوٹ گئے، اور اس میں سے 12 لاکھ لوگ غیر مسلم تھے، صرف 5 لاکھ لوگ مسلمان تھے۔ ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا، 40 لاکھ گھسپیٹیے، نام جو دیا گیا گھسپیٹیے۔ آپ یہ ٹرمینالوجی بھی سمجھنا چاہیے، جب پارلیمنٹ میں بات کی جاتی ہے تو شرنارتھی کہا جاتا ہے، ریفیوجیز کہا جاتا ہے، ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ ہم دوسرے کنٹریز کے لوگوں کو لینا چاہتے ہیں، یہ بات کہی جاتی ہے۔ لیکن جب بات پبلک، مطلب آپ دیکھیے عوام میں ہوتی ہے، الیکشنز کے اسپیچز ہوتے ہیں، تو اس وقت کہا جاتا ہے گھسپیٹیے
घुसपैठिए घुसपैठिए। आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं निशाना किसकी तरफ है और किसको मार्जिनलाइज करके सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने की ये साजिश है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाई हम कपड़ों से पहचान सकते हैं। आप इमेजेस देखिए प्रोटेस्ट के और आपको पता चल जाएगा कि कौन से लोग हैं। मतलब ये है कि आप दाढ़ी को निशाना बनाएंगे, टोपी को निशाना बनाएंगे, बुर्खे को निशाना बनाएंगे। और मैं आप सब बहनों को बहुत खुशी के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ कि कई इलाकों में कई लोगों ने इस तरह प्रोटेस्ट किया कि मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के लिबास भी इख्तियार किए और गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों के भी लिबास इख्तियार किए और सोशल मीडिया पे वायरल किए। मेरी प्यारी बहनों, ये हमारे देश की खूबसूरती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है, ये मुल्क बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा मुल्क। इस वक्त दो तरह के हिंदुस्तान, एक जो टीवी, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक अकाउंट पर आपको देखने को मिलता है, और एक जब आप खुद सफर करके गांव गांव बस्ती बस्ती ट्रैवल करेंगे तो एक दूसरा खूबसूरत हिंदुस्तान मिलता है। ये कड़वाहट, ये नफरत, ये मुसलमान हिंदू की दुश्मनी आपको टीवी चैनलों में और शाम के प्राइम टाइम में और सोशल मीडिया में, ट्विटर में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और कई लोग जो घरों में बैठे रहते हैं वो समझते हैं कि सारा देश इसी तरह हो गया होगा, लेकिन हमारा ईमान है, हमारा यकीन है और हमने ट्रैवल करके देखा है, हमारा देश बहुत खूबसूरत देश, हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है। यहाँ हर कोई एक दूसरे को भाई जी, माता जी, बहन जी कह के पुकारता। और इस देश की खूबसूरती ये देश के लोग हैं। आपका घर कितना भी सजा हुआ हो, लेकिन अगर माँ बाप ना हो, बच्चे ना हो, खानदान वाले ना हो, वो घर की कोई अहमियत होती है? इसी तरीके से हमारा देश हिंदुस्तान जो है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इस देश के लोग हैं। अगर मुंबई पहचाना जाता है तो यहाँ के लोगों के दिलों से पहचाना जाता है, उनकी सादगी से पहचाना जाता है, उनकी एक दूसरे में की जो रेस्पेक्ट है उससे पहचाना जाता है। The people of the country is the real image of the country। इतना अफसोस हमको हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारे देश को इस वक्त CAA NRC के सिलसिले में जाना जा रहा है। आज हमारे सामने क्या चैलेंजेस थे? गरीबी एक बहुत बड़ा चैलेंज, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा चैलेंज, हेल्थ इश्यूज एक बहुत बड़ा चैलेंज, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया जो तरक्की के राहों पे आगे बढ़ रही है, आप कोई भी एडवांस कंट्री को लेके देख लीजिए, वहां पर मेन चीजें क्या हैं? वहां पर रिलीजन को, मजहब को, जाति को, रंग को, कलर को कोई अहमियत नहीं दी जाती। वहां पर यूनिवर्सिटीज पूरी फोकस करते हैं प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए। ये कितनी अफसोस की बात है, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे जो पढ़ रहे हैं लाइब्रेरी में, उन पे डंडे चलाए जा रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है, हमारे बच्चे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनकी आंखें फोड़ी जा रही हैं, उनके हाथ तोड़े जा रहे हैं। क्या हम अपने देश को तरक्की की राहों पे ले जा रहे हैं या हमारा देश बर्बाद हो रहा है? इस देश को बचाना आपकी मेरी जिम्मेदारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस वक्त क्योंकि वक्त कम है, 4-5 अहम काम हैं। हमारी सारी बच्चियों ने, यूथ ने, सब ने बहुत अच्छे पॉइंट्स आपके सामने रखे, लेकिन क्योंकि ये आखिरी खिताब है और मैं जरूरी समझती हूँ कि आप यहाँ से एक पैगाम लेकर जाएं। और 5 जरूरी काम जो इस वक्त करने हैं। सबसे पहली चीज, जब हमने ये तय कर लिया, हम कागज नहीं दिखाएंगे। सबका इत्तेफाक है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये हम सबका मुत्तफिका फैसला, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अब हमको अपने महलों में, बस्तियों में, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। हमने अब सामने देख लिया, जिनके पास पेपर थे उनको भी चुन चुन कर अपने घरों से निकाला जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, स्टेटलेस कर दिया जा रहा है। हमको बॉयकॉट करना है और ग्रास रूट लेवल पर मेहनत
मजबूत करना है। सबसे पहली चीज, आप लोग इस कैंपेन में एक्टिव हो जाइए, अपने मोहल्लों में, बस्तियों में, खास तौर में गरीबों में आगे बढ़ते जाइए और उनमें अवेयरनेस पैदा कीजिए, सबका कोऑपरेशन लीजिए, हर रिलीजन के साथ इंटरैक्ट होना शुरू कीजिए और इसमें डिस्कशन, डिबेट से जहन बनेगा, ज्यादा लोग इस तहरीक में शामिल होते जाएंगे। ये मूवमेंट को एक्सपैंड करना है, इसको ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कैंपेन हमको आगे लेके जाना होगा। दूसरी चीज, हमारे प्रोटेस्ट जारी रहने चाहिए, रोजाना पे प्रोटेस्ट होने चाहिए, अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट होने चाहिए, प्रोग्राम की तरह नहीं होना चाहिए। हमको रैलीज की शक्ल में भी निकलना है, हमको धरने में भी बैठना है, हमको फास्ट भी करना है और हमको प्रेशर बिल्डअप करना है। हमको खवातीन को आगे बढ़ के आना है और हमारा प्रोटेस्ट लॉन्ग टर्म हो, ताकि जो हमारे इश्यूज हैं वो सुने जाए, ऐवानों तक हमारी आवाज जाए। तीसरी चीज, हमारे नौजवान बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मुल्क ने ये पहली बार देखा कि ये वो बच्चे जो हमेशा सोशल मीडिया में गुम थे, मोबाइल में गुम थे और हम समझते थे कि रियल लाइफ इश्यू से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इस मूवमेंट को जामिया, JNU, AMU ये लीड कर रहे हैं। इन नौजवान बच्चों की आपको हमको स्ट्रेंथ बनना है, हमको इनको ताकत देना है, हमको इनको सपोर्ट करना है। फिर चौथी अहम चीज, जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए, आपने देखा कि आपके मुल्क, आपकी सिटी में प्रोटेस्ट हुए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हुए। हैदराबाद में मिलियन मार्च हुआ, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन कुछ स्टेट्स में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो दहशतगर्दी हुई है और वहां पर जो जुल्म और ज्यादती हुई है, उसके खिलाफ इस मंच से हमको आवाज उठाना है, बहुत जरूरी है। घरों में घुस घुस कर उनको मारा गया, बच्चियां आकर अपने नाना को, दादा को बचा रही हैं, उनके सरों को फोड़ा गया। कई लड़कियों की शादियों का सामान था, सारा सामान लूट लिया गया, घर का फर्नीचर बर्बाद कर दिया गया और आज भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खौफ है, डर है और ये डर पैदा कर दिया है। स्टेट वाइज अलग अलग तरीके से सबको खौफजदा किया जा रहा है। क्या हम डर के बैठे रहेंगे? क्या हम पुरअमन तरीके से पीसफुल वे में क्या आवाज नहीं उठाएंगे? हमको हर मजलूम के लिए आवाज उठाना। अगर आज हम खामोश बैठे, कल आपका हमारा नंबर होगा। हर किसी की मदद के लिए आपको हमको आगे बढ़ना होगा और हमको पूरी तरीके से कोशिश करना होगा। वो भी हमारा हिंदुस्तानी भाई है और हम ये ना समझे कि हमारे स्टेट में हम लोग महफूज हैं और हमको इंटेलेक्चुअल लेवल पर इस डिबेट को आगे बढ़ाना है। ऐसे तमाम पढ़े लिखे तबका, खास तौर पे टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स, जजेस, लॉयर्स और समाज के सोशल एक्टिविस्ट, सबको एक नेटवर्क और एक प्लेटफॉर्म में यूनाइट करना होगा। ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, ये इंसानियत की लड़ाई है, ये हमारे नस्लों के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई डिसाइड करेगी कल का हिंदुस्तान कैसा होगा। ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को पूरी तरीके से स्टेटलेस कर दिया जाएगा। इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों को निशाना बनाकर बाकी के तमाम लोगों पर, आदिवासी, SC, BC, गरीब, सब पर ऐसी चाल चली जा रही है। लेकिन आपको और हमको आगे बढ़ के इस चाल को नाकाम करना होगा। और आखिर में मैं बताना चाहती हूँ, ये मसला खवातीन का बहुत ज्यादा है। असम का तजुर्बा बताता है कि सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुई वो खवातीन, क्योंकि खवातीन के नाम बदलते हैं, खवातीन का एड्रेस चेंज होता है। आप कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाते फिरेंगी, कहाँ कहाँ से ये प्रूफ करते फिरेंगी कि आप यहीं की हैं और आप इस मुल्क की शहरी हैं। हमको क्यों प्रूफ करना पड़ा? हमारे प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं, हमारे होम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि हम डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे, कहा तो ये जा रहा है कि कुछ भी देने की जरूरत नहीं, लेकिन जो कहा जा रहा है और जो किया जा रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है।
ग्रास रूट लेवल पर सब काम शुरू हो चुके हैं। हमको कंफ्यूज करके अपने एजेंडे पर हुकूमत आगे बढ़ते जा रही है। आप और हम ऐसे हालात में ना खामोश रह सकते, ना ही बेफिक्र हो सकते। मेरी प्यारी बहनों, इस वक्त उठने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। पुरअमन तरीके से जब वो नफरत फैला रहे हैं, हमको प्यार फैलाना है। जब वो काट रहे हैं, हमको जोड़ना है। जब वो हमको पूरी तरीके से अपने हुकूक से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको अपने दस्तूर, अपने संविधान के लिए उठ खड़े होना है। यही एक रास्ता है जो हम सबको और हमारी नस्लों को बचा सकता है। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, इस मसले में फिक्रमंद हो जाइए और ये हमारे देश को बचाने का आंदोलन है। ये आंदोलन को समझ लीजिए और इसके लिए आज का ये प्रोग्राम पहली कड़ी है। इसमें आगे बहुत दूर तक आपको हमको जाना है और हम अपने देश को बचाएंगे। हम अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, 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 जीतेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोश कितना बाजुए कातिल में है। माशाअल्लाह, आप सब बहनों के जज्बे को सलाम। यहाँ के मुंतज़मीन का बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई ने सारे मुल्क हिंदुस्तान को राह दिखा दी है। मुंबई की बहनों ने पूरी तरीके से ये बता दिया है कि आज़ादी की ये तहरीक में वो आगे आगे हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम जीत के रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।